तो आप सबका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पे डिस्कस करते हैं सर के साथ। सर, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। नमस्कार। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी जिसके बारे में पूरा देश आज की डेट में बात कर रहा है, और लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है उस टॉपिक को रिलेटेड। तो सर, जैसा कि अभी एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, कुछ नारे हैं बेसिकली, लाइक बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं। तो उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे आज हमारे आपसे। ठीक बात है। सर, पहला क्वेश्चन इसमें यही आता है सर, जैसे जो ये नारे दिए जा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, समथिंग करके, इस ये सब क्यों दिए जा रहे हैं? इसका पर्पस क्या है? इसको क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है? असल में इसका पर्पस जो है वो जो आरएसएस का जो मूल एजेंडा है, जो हिंदुत्व की राजनीति है, उसको प्रमोट करना है। और मतलब कि इलेक्शन सब जगह चल रहे हैं, 2 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, 42 उपचुनाव हैं, तो उनको वोटों को पोलराइज करना बेसिकली मतलब है। असल में हुआ क्या है कि जो पिछला इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, उसमें राम मंदिर बनने के बाद वो पहला इलेक्शन था, तो वो बड़ा हिंदू कोर का इलेक्शन था। उसमें लग रहा था कि इनका हिंदुज़म का एजेंडा चलेगा, और उसका हुआ उल्ट, वो बिल्कुल पलट गया। और अयोध्या मंडल में जहाँ राम मंदिर बना वहीं सारी सीटें हार गई। अयोध्या में भी हारे, और अयोध्या के मंडल में जितनी 7-8 सीटें थी वो सारी हार गई। तो उससे वैसे तो एक तगड़ा झटका लगा कि उससे लगा कि हिंदू कार्ड चलेगा नहीं। और उसके बाद एक हरियाणा इलेक्शन हुआ, उसमें इनको सफलता मिल गई। हालांकि उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का हिसाब नहीं था, उसमें तो और माइक्रो मैनेजमेंट और मैक्रो मिसमैनेजमेंट इस तरह का इलेक्शन था, उस वजह से वो हुआ। अब ये दोबारा इलेक्शन आया तो फिर लग रहा है आरएसएस वो भी हो गया। अब दोबारा इन्होंने सोचा कि शायद कुछ कमी रह गई हो, तो इस नारे को, हिंदुत्व के नारे को दोबारा लॉन्च करने की बात थी। तो ये नारा लॉन्च किया यूपी के मुख्यमंत्री अपना योगी जी ने। उन्होंने तो नारा लगाया कि कटेंगे तो बटेंगे, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और इस पे मोहर लगा दी प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के इलेक्शन में। उन्होंने जोड़ दिया कि एक है तो सेफ है। अब वो वैसे अगर उनसे सीधी बात करो तो उसमें वो ये कहते हैं कि हम ऐसी कोई विभाजनकारी बात नहीं है, हम तो पूरे मुल्क के लिए कह देते हैं, सारे लोगों के लिए कह रहे हैं। पर सब समझते हैं कि इनका सीधा सीधा, जैसे एक बार योगी जी ने 80-20 का नारा भी दिया था। 80-20 मतलब 80 हिंदू 20 मुस्लिम, इस तरह से कहते हैं। तो ये सीधा सीधा इनका नारा वही है कि देश में विभाजन हो, आपस में थोड़ा सा तनाव बढ़े और हिंदू पोलराइज हो जाए और हमारा इलेक्शन निकल जाए। तो कुल मिला के इसका विशुद्ध मामला तो यही है। ओके, तो सर बेसिकली वही, लाइक हर इलेक्शन से पहले ये चीज़ ज़रूर प्रमोट की जाती है, और हमें लगता है कहीं पे कोई भी डेवलपमेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, इस चीज़ को ज़रूर इन्वॉल्व किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम हो। जैसे कि बहराइच में भी जो चीज़ें हुई, उसमें भी बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम वाला सीन था। बट सर, अभी इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका राजनीति पहलू क्या है? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसका राजनीतिक पहलू, वैसे तो इनका पुराना कोर जब से आरएसएस और बनी है, इनका हिंदू एजेंडा ही है। उसमें राम मंदिर जाम यात्रा भी निकाली, ये सब किया। पर अभी इलेक्शन में एक नई चीज़ आई है। जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस लेड गठबंधन है, जो जिसका कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, उन्होंने क्या किया, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन से एक नई चीज़ उठाई है, जो कि कांग्रेस उस रास्ते पे नहीं थी। कांग्रेस की एक्चुअली मूल नारा पहले क्या था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब इस बार जो और पार्टियों के नारे थे जाति के, उसको देखते हुए राहुल गांधी ने बहुत जोर से एक मुद्दा उठाया। उसने कहा कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, और संविधान के अनुसार जितनी इस मुल्क में जातियां हैं, उन जातियों में हमें जो 90% जातियां, जिसमें पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, ये सब आ जाते हैं, तो उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। जो सारे साधन हैं हिंदुस्तान के, और जितनी बड़ी जुडिशरी है, मीडिया है, हाई पोस्ट है, सब जगह अपर कास्ट बैठी है, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उन्होंने बड़े जोर से नारा लगाया कि जाति जनगणना करवाएंगे, और जिसका जितना हिस्सा है उसको मिलेंगे, उसको उतना मिले। और वो बहुत जोर शोर से मांग कर रहे हैं।
और आरक्षण की 50% की इसको तोड़ेंगे, जिसका जितनी जाति है उनको सबको रिपेयर। तो इस बात से बीजेपी घबराई हुई है, और बीजेपी उस बात से बच भी रही थी। वो ना तो हाँ कर रही थी ना कर रही थी कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, हम विरोध में ना कुछ कर रहे थे। पर फिर कुल मिला के अभी पिछले दिनों झारखंड में प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया, बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। हालांकि उसने बहुत बड़ा जोखिम लिया है कि प्राइम मिनिस्टर ने बाद में अब कह दिया कि जाति जनगणना देश के लिए हितकारी नहीं है, ये देश में विभाजन पैदा करेगी। तो अब राजनीतिक पहलू ये रहेंगे कि एक तरफ तो ये रहेगा कि हिंदू मुस्लिम जो हिंदू पोलराइज करना है, एक तरफ तो ये स्टैंड रहेगा, और दूसरी तरफ स्टैंड रहेगा जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और उसके गठबंधन है, वो ये कहेंगे कि हम जाति जनगणना कराएंगे, जातियों के हिसाब से वो पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को, दलित को गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। तो इस मामले में इस तरह से इलेक्शन बहुत अब क्लियर हो गया, दो फेस में हो जाएगा। ये हिंदुत्व कार्ड पे खेलेंगे और जाति वाले कार्ड पे खेलेंगे। तो उसका रिजल्ट अब देखना, रिजल्ट बताएगा कि किसका चला और किसका नहीं चला। सही बात है। तो सर वैसे इस बात से ये तो क्लियर ही पता चलता है कि क्या पॉजिटिव में काम करेगा, क्या नेगेटिव में, बट फिर भी मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि ये हमारे लिए या आम जनता के लिए हानिकारक रहेगा या फायदेमंद रहेगा? देखो, हम तो एक बात मानते हैं, इस तरह के मुद्दे किसी भी मुल्क, किसी भी समाज के लिए हानिकारक ही होते हैं। अगर इलेक्शन होना चाहिए तो मेरिट पे होना चाहिए। इलेक्शन क्या होना चाहिए? आम लोगों के महंगाई पे, नौकरी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और जो रोड है, सड़क है, आम सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इन चीज़ों पे होना चाहिए। जब 10 साल हो गए मोदी सरकार को, और यूपी में 7 साल हो गए, और बाकी सब प्रदेशों में, और कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं बीजेपी सरकार है, तो सरकारों को असली बात तो मुद्दों पे बात करनी चाहिए, और अपने जो काम किए हैं वो कह रहे हैं हमने इतना काम किया, तो उस काम पे वोट मांगनी चाहिए। और अपोजिशन को भी उनकी क्रिटिसाइज करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि अभी इन्होंने ये काम नहीं किया, हम ये काम इस तरह से करेंगे लोगों के सामने। असली तो फेयर और गुड इलेक्शन तो ये है। अब इलेक्शन टोटल कुल मिला के एक तो ये जाति और धर्म पे बैठ गया, और दूसरा ये जो रेवड़ियाँ बांटने का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। चारों तरफ से घोषणाएं हो रही हैं कि हम इतने 1000 रुपये दे देंगे, इतने औरतों को ये दे देंगे, बेरोजगारों को ये दे देंगे, इतना भत्ता दे देंगे। तो कुल मिला के इलेक्शन उस पर आ गया। अभी हमारे किसानों की हालत देख लो, हरिजनों की हालत देख लो, इतनी हालत ख़राब है, उनकी फसलें रोड पे कोई देने वाला नहीं है, खरीदने वाला नहीं है MSP पे। वो काम तो हो नहीं रहे, और बिना बात के सब्ज बाग दिखाई जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अभी जो फसल आई हुई है उसी को खरीद लो, उसका उचित दाम दे दो। तो कुल मिला के इस तरह के नारों से किसी भी, ना देश का ना समाज का भला नहीं हो सकता। पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी राजनीति इस मोड़ पे आ गई है, और ये बहुत खतरनाक मोड़ है। सही बात है। वैसे सर ये बहुत टाइम से यहाँ पे होता हुआ आया है कि ये एजेंडा ही रहता है बेसिकली गवर्नमेंट्स का, कि उनको बस 2-3 कार्ड्स हैं उनके पास जो प्ले करके उन्हें इलेक्शन जीतना है। उन्हें बस वो यूजुअली कोई इतना इफेक्ट नहीं दिखता। बिल्कुल इनका सीधा सी बात यह है कि इनका सब पार्टियों का टारगेट है कि नेक्स्ट इलेक्शन कैसे जिया जाए। पीछे एक स्लोगन, मैं आपको एक इस बात में क्लियर कर देता हूँ कि पॉलिटिशियन में और स्टेट्समैन में क्या फ़र्क होता है। जो बड़े नेता होते हैं उसको स्टेट्समैन कहते हैं, और पॉलिटिशियंस कहते हैं जो राजनीतिज्ञ उसको। तो उसमें किसी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन एंड स्टेट्समैन थिंक्स अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। जो स्टेट्समैन होगा वो 100 साल की सोचेगा कि आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा, और जो पॉलिटिशियन है वो सिर्फ नेक्स्ट इलेक्शन सोचते हैं। तो इस टाइम मुल्क में और पूरी दुनिया में पॉलिटिशियनों का जमघट है, स्टेट्समैन में कोई भी नहीं है। सही बात है। बिल्कुल। तो सर हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यही थे। थैंक यू सो मच। हमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का आंसर सही से मिला। धन्यवाद। जय हिंद।